नॉर्मली ये एक ऐसा जबड़ा लगता है, जी जी ऐसा जबड़ा कंप्लीट जबड़ा होता है। जी ये तो सब लोग जानते जी हैं। ये जबड़ा मुंह में जो है अगर बिना किसी सहारे के लगा रहे जी तो ये दाएं बाएं आगे पीछे खिसकता रहता है, ऊपर उठता रहता है। जी तो मरीज इससे रहता है परेशान। जी अगर हम इसकी बजाय ये 2 इम्प्लांट यहाँ लगा दें, खूंटे की तरह जी गाड़ दें, जी इवन इसके अंदर मैग्नेट लगाने की भी फैसिलिटी हो सकती है, जी ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको पकड़ लेता है। देखिए अब ये गिर नहीं रहा है, इससे तो ये गिरेगा नहीं, जी तो ये यहाँ स्थिर रहेगा। एक तो ये 2 इम्प्लांट लगा के ऐसे कर सकते हैं हम, जी जी और ऐसे ही अगर हमको फिक्स दांत लगाना है तो जी ये देखिए मेटल सिरेमिक का हमने एक दांत बनाया हुआ है, जी ठीक है। जी इसके अंदर 12 दांत है, जी ठीक है, और इसमें 6 इम्प्लांट लगाए हुए हैं जी इस मॉडल में। जी तो ऐसे ये 6 खूंटे गाड़ के इसके ऊपर हम ऐसे करके ये एक दांत बिठा सकते हैं, इसको सीमेंट से चिपका सकते हैं। अच्छा, इसे तो फिक्स ये कर दे। फिक्स दांत हो गया। हाँ और वो निकालने वाला जो नॉर्मल जबड़ा था, जी ठीक है, जी उसके नीचे लगा के उसको स्टेबल करने का जरिया हो गया। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई क्रांति की। हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा क्षेत्र में नित्य जुड़ रही नई उपलब्धियों की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डेंटल इम्प्लांटोलॉजी की 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लाइव सर्जरी के साथ साथ आधुनिक तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस कार्यशाला में क्या खास था और इस कार्यशाला की क्यों जरूरत पड़ी और इस कार्यशाला से प्रतिभागियों को क्या लाभ हुआ, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेश बंसल जी, जो इस कार्यशाला के मुख्य आयोजक हैं और जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इम्प्लांट के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए हैं और इस विभाग को काफी आगे बढ़ाया है। डेंटल इम्प्लांट के क्षेत्र में हाल के दिनों में क्या नई तकनीक आई है और इसका मरीजों के लिए क्या फायदा डेंटल इम्प्लांट लगातार जो है ग्रो कर रहा है। ऑलरेडी इसकी सक्सेस काफी ज्यादा है। 100 अगर इम्प्लांट लगाइए तो 97%, 98%, और वो भी बड़े लंबे समय तक चल सकता है डेंटल इम्प्लांट। 30 साल, 40 साल, जैसे एक यंग आदमी अगर है 40 साल का, उसमें अगर हम इम्प्लांट लगाएं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 80 साल, 100 साल तक भी चले। हालांकि वो खराब भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा ठीक ही रहेगा। जैसे दांत खराब हो सकता है, ऐसे इम्प्लांट भी खराब हो सकता है। लेकिन अभी जो नए इम्प्लांट स्पेशली हमने जो रिसर्च किया है बीएचयू में, उससे हमने रिलेटिवली स्ट्रेस बहुत कम है उन इम्प्लांट्स के अंदर। जैसे इम्प्लांट बेसिकली बनता है एक धातु की रोड से, तो रोड में से मशीनिंग करके जो इम्प्लांट बनाते हैं तो उसके अंदर काफी स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शियर स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस की वजह से जो इम्प्लांट है उसकी कोरोजन की संभावना हो जाती है। लोग कहते हैं टाइटेनियम का कोरोजन नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है। टाइटेनियम का भी कोरोजन होता है, हर चीज का कोरोजन होता है। ये कह सकते हैं कि कम होता है, ठीक है। जब ये कोरोजन होता है तो उसका मटेरियल तय से इधर उधर निकलता है। जब वो बॉडी के अंदर लगा हुआ है तो उसके अंदर वो एक जिंदा स्ट्रक्चर है जबड़ा, उसके अंदर जब निकलता है वो कोरोजन होकर मटेरियल, तो आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, सेल्स जो होती है बॉडी की, तो इसलिए उसका बुरा असर पड़ सकता है। इम्प्लांट का जो सरफेस है वो शुद्ध होना चाहिए, उसके ऊपर कोई एसिड या कोई सैंड ब्लास्टेड मटेरियल नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीजें होंगी तो उसका कोरोजन कम होगा और वो जल्दी इंटीग्रेट करेगा हड्डी से, और लंबे समय तक उस एनवायरनमेंट में सस्टेन करने की संभावना रहेगी। कभी कभी इम्प्लांट 20 साल के आदमी को लगा दिया, तो अब हम क्या उम्मीद करेंगे कि आदमी 100 साल जिएगा? ठीक है, तो 80 साल इम्प्लांट चलना चाहिए, ना कि वो तुरंत खराब होने लग गया। किस तरह के मरीजों में डेंटल इम्प्लांट ज्यादा कारगर? डेंटल इम्प्लांट तो जब कभी भी दांत निकल जाता है, किसी भी कारण से दांत निकल गया हो, जैसे केरीज लग के दांत टूट फूट गया है, पायरिया से दांत निकल गया है, कभी कभी पैदाइशी कुछ बच्चों में दांत नहीं रहता है, चोट लग गई, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, दांत निकल के बाहर आ गया, कभी कभी कैंसर या रिसोली होने की वजह से दांत निकल जाता है। तो एक दांत निकला हो, कुछ दांत निकले हो, या सारे दांत निकले हो, तो हर स्थिति में जो है एक या एक से अधिक इम्प्लांट लगा के। इम्प्लांट बेसिकली क्या है भाई, ये तो जैसे दीवार में हम खूंटी लगाए हैं या जमीन में खूंटा गाड़े हैं, तो उसका सहारा लेके कोई चीज हमको लगाना है। नॉर्मली लोग निकलने वाला वो प्लास्टिक टाइप दांत लगाते थे,
लेकिन अभी जब ये फिक्सचर हड्डी में, बेसिकली ये फिक्सचर है, एक चीज आपने स्थापित कर दी वहां, तो वहां फिक्स हो गई, फिर उसका सहारा लेके पिलर का आप वहां पे कोई दांत लगा रहे हो, वो एक दांत हो सकता है, सारे दांत हो सकते हैं। डेंटल प्लांट से मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में क्या प्रभाव? ये डिपेंड करता है कि किसी को कितनी तकलीफ है। जैसे कोई कोई एक एक आदमी, बूढ़ा आदमी ऐसा आता है जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं और काफी समय से दांत नहीं है, तो इवन जो बत्तीसी नॉर्मली लोग बनाते थे प्लास्टिक की बनी हुई, जबड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो उसके मुंह में लगाते ठहरता ही नहीं, बात करता है तो बाहर निकलता है, खाना खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वैसे ही हिलता डुलता रहता है। तो ऐसा कोई मरीज हो जिसके सारे दांत निकल चुके हो, तो उसकी जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो खाने पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम एक, दो या तीन या चार इम्प्लांट लगा दें नीचे, तो वो चार फिक्सचर लगा दिए हमने हड्डी के अंदर, उसके ऊपर फिर वो इवन जैसी जैसी बत्तीसी प्लास्टिक की बनती थी वही बत्तीसी भी टिका दे उसके ऊपर, तो जैसे चार पाई के चार पाए होते हैं, ऐसे ही उसके ऊपर वो रिलेटिवली स्थिर बैठा रहेगा, नहीं तो वो दाएं बाएं सरकेगा, खिसकेगा, बात करते वक्त भी खिसकेगा, खाना खाते हो, तो इससे जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही कोई मरीज का जैसे यहाँ से जबड़ा कट गया कैंसर के कारण, ठीक है, तो पैर में से एक हड्डी निकाल के यहाँ पे आजकल जोड़ सकते हैं, और उस हड्डी के अंदर फिर तीन चार इम्प्लांट लगा के अगर दांत लगा दे, तो जैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है या फिर ठीक से जिंदगी खराब हो जाती है, कैंसर वाला बच तो गया, लेकिन तो उस जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है मुंह टेढ़ा होने, हड्डी कटे होने की वजह से, तो वहां पे हड्डी लगा के इम्प्लांट लगा के उसको कर सकते हैं। और बाकी एक इम्प्लांट, दो इम्प्लांट, बाकी तो और तरीकों से भी लग सकते हैं, मगर इम्प्लांट रिलेटिवली बेहतर तरीका है उनसे। जैसे ब्रिज लगाते थे, ब्रिज लगाने में अगल बगल का दांत को घिसते हैं, तो एक दांत निकल गया है, अगल बगल का दांत तो हेल्दी दांत था, उसको डॉक्टर जब घिसेगा तो क्या होगा, डॉक्टर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अगल बगल का दांत भी घिसने घासने से खराब हो जाएगा और उस पर एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ेगा। तो इम्प्लांट लगा के हम वो घिसने का जो प्रोसेस है उसको रोक सकते हैं। तो ब्रिज के मुकाबले इम्प्लांट इज मच बेटर। इसमें जो अगल बगल का दांत है उसको छीलना नहीं पड़ेगा, और उसमें कीड़ा लगने की, पायरिया लगने की संभावना छीलने की वजह से पैदा हो जाती है। नॉर्मली 5 से 10 साल में ये अगल बगल के दांत भी निकल जाते हैं। फिर क्या करोगे, फिर उसके आगे वाले दांत को छीलिए, फिर उसके आगे वाले दांत को छीलिए, तो ऐसे 10-20 साल में आपके तो सारे एक के बदले 3-4-5 दांत और निकल जाएंगे, तो समस्या घटने के बजाय बढ़ जाएगी। हकीकत में जो हमको सही में खाने की चीज है वो क्या है, फल है, ठीक है, वेजिटेबल है, ड्राई फ्रूट्स है, और चना मूंगफली है, या कोई भी जो चीज आप कहिए जो थोड़ी सी भी सख्त चीज है, इवन रोटी जो है गर्म हो तो थोड़ा चूर के लोग खाते हैं नॉर्मली दाल में, अदरवाइज वो खाना ही बड़ा परेशानी की बात है, मुश्किल हो जाती है। तो जो सही में हेल्थ प्रोमोटिंग चीजें वो थोड़ी सख्त है, और मरीज जो उसके दांत वांत नहीं रहते हैं और वो ऐसे हिलता डुलता रहता है जबड़ा, तो फिर वो लगाते नहीं है, और वो चाय पीते हैं, डबल रोटी खाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, फिर खाना तो वो कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं, उनको प्रोटीन, विटामिन और वो जो मिनरल वाली जो अच्छी चीजें हैं वो खाने लायक ही नहीं बचते। तो इस कारण से बूढ़े आदमियों की उम्र कम होती है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। अगर आपका बाप है, माँ है, तो उसकी उम्र कुछ साल कम हो गई, क्यों, क्योंकि ठीक से चबा ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए बहुत जरूरी है वो स्थिर रहे और सख्त चीज खा पाए। तो ये जबड़ा लगाने से जो नीचे इम्प्लांट लगा के काफी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नॉर्मली नेचुरल दांत के मुकाबले ये लगभग 8% काम करता है, ये नॉर्मल जबड़ा। इसके नीचे इम्प्लांट लगा दे तो ये लगभग 42% के आसपास काम करता है, ये लिटरेचर में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया। हालांकि नेचुरल दांत से इसका भी कोई वो नहीं, नेचुरल दांत तो नेचुरल है, उसके अंदर तो बहुत फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, लेकिन इससे काफी उसकी लाइफ में की क्वालिटी में सुधार आ सकता है। सर आपने बताया, लेकिन फिर भी एक बार तो हमारे दर्शकों को क्लियर कर दे कि जो पूर्ण दंत विहीन लोग हैं उनको क्या फिक्स दांत भी लग सकते हैं, क्या निकलने वाले ही दांत? निकलने वाले दांत के विषय में तो मैंने आपको बताया अभी कि बूढ़े आदमी जो है उनके दांत सब निकल जाते हैं, हड्डी बैठ जाती है, हिलता रहता है, तो उसके नीचे 1-2-3 इम्प्लांट लगा के भी स्थायी किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये तो दांत ऐसा जो जबड़ा है वो निकलने और चढ़ाने वापस मरीज खुद उसको निकाल के साफ कर सकता है, फिर लगा सकता है।
लेकिन ऐसे दांत भी लग सकते हैं जैसे नंबर ऑफ इम्प्लांट थोड़ा बढ़ा दे, 6 इम्प्लांट एक जबड़े में लगा दे, 7 लगा दे, 8 लगा दे, तो वो बहुत सारे पिलर जैसे लग गए। तो पिलर ऐसा ही है जैसे बिल्डिंग लगाए थे, बिल्डिंग जो बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले पिलर जमाते हैं धरती में, उसके बाद ऊपर बिल्डिंग लगाते हैं। तो ऐसे ही सफिशिएंट नंबर ऑफ पिलर, सफिशिएंट मोटाई, सफिशिएंट लंबाई और के अगर पिलर हम लगा दें तो उसके ऊपर हम एक जबड़े में लगभग 14 दांत तक लगा सकते हैं या 12 दांत लगा सकते हैं, और दोनों जबड़ों में 24 से 28 दांत लगा सकते हैं। इस तरीके से फिक्स दांत भी लग सकता है जो मेटल सिरेमिक का हो सकता है, या ऊपर लगने वाला जो क्राउन है, जैसे मतलब एक तो नीचे पिलर डाले और पिलर के ऊपर फिर दांत बनाए। जो दांत बना हो सकता है वो जिरकोनिया का बना हो सकता है, मेटल सिरेमिक का बना हो सकता है, या फिर इवन आजकल कंपोजिट का भी बना हो सकता है। बहुत ज्यादा लोग आजकल जिरकोनिया जिरकोनिया के पीछे पड़े हुए हैं। जिरकोनिया के क्राउन्स की कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो कोई भी आदमी बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि जिरकोनिया अच्छा है, समहाउ मार्केट में ना एक ट्रेंड चलता है कि हाँ ये अच्छा है, अच्छा अच्छा है, तो वो पता चलता है कि उसकी जो बुराई थी उसको मार्केट ने छुप जाती नहीं है, मार्केट उसको धीरे से छुपा लेती है। तो जो मार्केटिंग और जो कमर्शियलाइजेशन है उसके अपने पर्पजेज है, ठीक है। तो और वो पर्पजेज हमेशा मरीज के भले के लिए होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ प्योरली मार्केट के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए मेटल सिरेमिक क्राउन लगाना भी अच्छा हो सकता है, बल्कि मेटल अगर सरफेस के ऊपर रहे जहां से हम चबा रहे तो वो सस्ता भी है, और सस्ता ही नहीं वो बेहतर भी है। क्यों? क्योंकि मेटल लचीला होता है, जिरकोनिया और सिरेमिक लचीला नहीं होता है। तो लचीला ना होने की वजह से अगर जैसे यू फोर्स पड़ेगा जब एक जबड़े का दूसरे पे, तो वो लचक खा के थोड़ा डैम्पनिंग करना, जैसे हम ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन के डब्बों के बीच में दो जो वो स्प्रिंग लगा होता है, वही में वो किस लिए है, वो फोर्स को डैम्पनिंग करने के लिए। तो वो डैम्पनिंग इफेक्ट धातु में है, मिश्र धातु में है, लेकिन जिरकोनिया और सिरेमिक्स में नहीं है। तो ठीक है, वो दांत के रंग का तो है, सामने वाले दांत में हम दांत के रंग का लगा दें तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने का दांत चबाने के काम नहीं आ रहा है, वो बोलने में और सुंदरता में दिखा रहा है। लेकिन पीछे का दांत जहाँ में लोड पड़ रहा है वहां पे धातु का या मिश्र धातु, बल्कि धातु का नहीं बनता है, मिश्र धातु का ही बनता है। तो निकल क्रोम, कोबाल्ट क्रोम, टाइटेनियम एलॉय और तमाम बहुत सारे, इवन गोल्ड एलॉय यूज हो सकता है। गोल्ड एलॉय इज द बेस्ट रादर। जैसे गोल्ड बाजार से खरीदना तो नहीं पड़ रहा है ना, ज्यादातर लोगों के पास गोल्ड है। गोल्ड के अंदर थोड़ा कॉपर मिला के अगर कास्टिंग कर ली जाए तो प्रोस्थेसिस विल बी वेरी नाइस, और गोल्ड रिलेटिवली सॉफ्ट होता है ज्यादातर धातुओं से। तो अब जो लचीलापन है वो सॉफ्ट धातु में ज्यादा होगा कि सख्त धातु में ज्यादा होगा? तो गोल्ड के दांत की कास्ट तो बहुत ज्यादा है, कॉस्ट नहीं आएगी। जो गोल्ड हमारे घर में पड़ा उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट प्रॉपर्टी है। रिडंडेंट ऐसे पड़ा है, आपके फंक्शन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अगर गोल्ड इस्तेमाल हो जाए तो वो रिडंडेंट चीज यूजफुल चीज हो सकती है। डेंटल इम्प्लांटोलॉजी की जो कार्यशाला है, इसकी कल्पना कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? डेंटल इम्प्लांट हम लोगों ने बनाया यहाँ बीएचयू में, उसका मेन मकसद जो है था इम्प्लांट ऐसे आदमी में भी लग पाए जिसके पास खाना खाने को नहीं। क्योंकि जैसे जब आज से 20 साल पहले, 22-23 साल पहले रहकर ये बात थी कि भाई जिस बूढ़े आदमी के अंदर एक भी दांत नहीं है और हड्डी बैठ गई है और नॉर्मल जबड़ा पहन ही नहीं पा रहे हैं, वो गरीब भी, गरीबी जो है वो कोड़ में खा जाए, ठीक है। तो बंदे के दांत तो बेचारे के थे ही नहीं, खा पी नहीं पा रहा था, साथ में गरीब भी है। तो अब ऐसी कौन सी योजना है जिसमें कि हम 2 इम्प्लांट 3 इम्प्लांट मरीज के मुंह में लगा दें जिससे कि वो जबड़ा लग जाए? ऐसा कुछ नहीं था उस दिन, ठीक है। तो ये था कि भाई अंग्रेजी इम्प्लांट होगा तो अंग्रेजी कंपनी तो पैसे लेगी ना, फ्री में कौन देगी, फ्री में कोई कंपनी दे रही है। तो ये था कि हम कुछ इम्प्लांट ऐसा बनाए, और मेटलर्जी और मैकेनिकल विभाग के जो लोग थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि टाइटेनियम तो महंगा नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5-10 हजार रुपए का इम्प्लांट होगा, ये बहुत सस्ता है। जब इतनी बड़ी बड़ी कार जिनके पीछे आते पड़ते होंगे टाइटेनियम लिखा है, एरोप्लेन पे टाइटेनियम, हर चीज पे, बस पे टाइटेनियम,
घड़ी पे टाइटेनियम, चश्मे पे टाइटेनियम। तो टाइटेनियम तो कोई ऐसी धातु नहीं है कि बहुत महंगी हो। मेन पॉइंट इज कि उसका ढंग से मशीनिंग और उसकी साइंस को समझने की जरूरत है। और भारत जिसमें कि इतनी बड़े बड़े रिसर्च और इतने बड़े काम हो रहे हैं, तो दांत का इम्प्लांट कौन सी चीज है? क्या बहुत बड़ा तोप है? ये तोप नहीं है, एक स्क्रू है, पेच है। तो वो पेच भारत में इंजीनियर डॉक्टर मिलके नहीं बना सकते हैं। तो ये सवाल था। तो ये सवाल का जवाब ये हुआ कि हमने एक मालवी डेंटल इम्प्लांट बनाया, जिससे आज के दिन कोई बूढ़ा आदमी हमको आके अपनी जुबान से बोल दे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं, ठीक है, तो हम उसको 2 इम्प्लांट फ्री में लगा देंगे, ठीक है। और कोई डॉक्टर चाहे प्राइवेट दुकान चला रहा हो चाहे कोई हो, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, अगर वो फ्री में लगाने को तैयार है किसी को, तो हम उसको इम्प्लांट देंगे, नो प्रॉब्लम। ये हमारा कमिटमेंट है कि बूढ़े आदमी, गरीब आदमी जिसका दांत संभव नहीं है नॉर्मल लगाने वाला, तो उसको 1-2 इम्प्लांट हम देंगे एकदम। हमारे स्टार्टअप का ही कमिटमेंट है। और ये बातों को फैलाने का क्या जरिया है? आखिरकार इम्प्लांट, हम यहाँ बीएचयू में अकेले बैठ के तो पूरे भारत का इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है। भारत का इलाज कैसे होगा? भारत का इलाज तो तमाम डेंटिस्ट, दूसरे कॉलेज दूसरे के लोग कॉलेज और में तमाम लोग मिलके करेंगे तब न होगा। 150 करोड़ लोगों तक सारे डेंटिस्ट एकदम कमिटेड होके भी काम करें तो नहीं काम हो सकता है। तो डेंटिस्ट की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। कोई एक फैसिलिटी बनी है, सुविधा बनी है, ठीक है, और हम कोई कैपिटलिस्ट और वैसे कोई पूंजीपति बहुत बड़े नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है और इतने संसाधन है कि हम कर दें। तो इसलिए बहुत जरूरी है टीम अप होना। जितने भी जागरूक डेंटिस्ट हैं वो सब हमारे कांटेक्ट में आए और उनसे मिल के हम योजना बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के गरीब आदमी तक भी लगे। अभी भी जो इलाज हो भी, डेंटिस्ट और इलाज अभी भी रिलेटिवली अर्बन एरियाज में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। बिल्कुल अगर गांव में जाएंगे, ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, तो वहाँ कोई इलाज अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो वर्कशॉप डॉक्टरों की ट्रेनिंग का जरिया है। आप जैसे लोगों के जरिए, अखबार के जरिए अगर ये चीज छपेगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आम जनता में भी जागरूकता आएगी। तो इस तरीके से ये एक अच्छी जो ट्रीटमेंट का साधन है, ये डेंटिस्ट तक और मरीज तक जाने का जरिया है। आज के समय में हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग को आप कितना जरूरी मानते हैं? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि इकोनॉमिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आप खुद जाके थोड़ा सा रिसर्च अगर करें, मेरी बात को ऐसे एतबार मत करिएगा, जिस रेट में यहाँ ट्रेनिंग हुई है इससे 5 गुना 10 गुना रेट पे नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। और भी इससे बड़ी अब की बार जो है लगभग 45-50 के करीब लोगों को ट्रेन किया गया है। एक वर्कशॉप हम फिर से अप्रैल मंथ में करेंगे और इसमें लगभग 100 के करीब लोगों को हम बुलाएंगे। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट को शुरू से हेल्प किया है। इसको डेवलप करना उन्हीं का काम, उन्होंने ही करवाया हमसे। उन्होंने पैसा दिया तभी हम ये जो मशीन कहाँ से खरीदे। और एम्प्लॉइज वगैरह की जो जरूरत थी, एम्प्लॉय उनसे लिए हमने। अभी जो गांव में कैंप वैम्प कर रहे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमको हेल्प किया। इवन जो दलित हैं या गरीब लोग हैं उन लोगों को भी हेल्प करने के लिए हमारे पास प्रोविजन है। बल्कि इस वर्कशॉप में ही हमने एक बूढ़ा आदमी था, बहुत गरीब था, उसको 2 इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया। एक लड़का था जिसके 4 इम्प्लांट लगाए हमने, ठीक है। एक लेडी थी जो घर का काम करने वाली बर्तन, तो उसको 2 इम्प्लांट हमने लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने ट्रेनिंग भी कर दिया लोगों का, गरीब आदमी को चीज अवेलेबल भी करा दिया। और जब डॉक्टर सीख साख जाएगा तो जाके वहाँ और लोगों की सेवा करेगा। उन लोगों को अभी भी सब लोगों को बोला है, ये हमारा ओपन वो है कि आप एकदम 2 पार्टिकुलर लोगों के लिए आप इम्प्लांट एट एनी कॉस्ट ले सकते हैं, 0 टू एनी कॉस्ट। ये ईमानदारी उसकी है देने वाले, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांट फ्री में तो नहीं बन रहा होगा सब। तो हमारा गुरुद्वारा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि आप चाहो तो लंगर फ्री में खा लो या फिर कुछ दे दो, या जितना का है उससे ज्यादा दे दो ताकि वो चलता रहे। ये जो लाइव सर्जरी का आपने सेशन किया था, इससे प्रतियोगियों को या प्रतिभागी जो लोग आए थे उनको किस तरह की क्लिनिकल सीख मिली होगी? ये जो इम्प्लांट सिखाना जो है ये भी एक पेचीदा प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे कोई आदमी है जिसको करना नहीं आ रहा है, उसको आखिर कैसे सिखाएं, उसके भी अपने तरीके हैं जी। तो मरीज को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और प्रतिभा को भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
आप टाइम एंड अगेन कुछ कुछ प्रोसीजर करके उसका वीडियो बना के और उसको करके दिखाएंगे। तो ये प्रोसेस हमने कई दिन पहले चालू कर दिया। जो हमारे मरीज थे उनके सबके वीडियो वगैरह बना के हमने इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, डिफरेंट माध्यमों से काफी प्रचारित किया। इस बीच काफी इसका ये हुआ। उसी से ही रादर जो इंटरेस्टेड डॉक्टर थे वो हमारे पास आए, तो उनको यहाँ पे भी हमने डेमोस्ट्रेट किया। फिर हमने बहुत सारे, जैसे ये जो ऐसे मॉडल है, ये नकली मॉडल, ये मॉडल है, तो इस मॉडल ऐसे ही एक मैंडिबल का मॉडल है, तो इसमें मरीज तो नहीं है ये जी, लेकिन ये मटेरियल काफी हड्डी और मसूड़े जैसा है जी। तो हड्डी और मसूड़े जैसा है, तो इस पे इवन ऐसे ही सर्जरी की जा सकती है, इसमें ड्रिलिंग भी की जा सकती है। तो कैंडिडेट को पहले हम अच्छे से दिखाए, फिर इसके ऊपर कराए, फिर वो इस लायक हो जाता है कि हाँ वो मरीज पे भी कर सकते। कंप्रेशन और एक्सपेंशन जैसी तकनीकें हैं, इससे मरीजों को क्या लाभ होता है? एक्चुअली जो हड्डी है वो, जो ओल्ड लेडी है स्पेशली, उनके अंदर जब महीना बंद हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत नीचे आ जाता है। एस्ट्रोजन नीचे होने की वजह से उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की चीज आती है, मतलब हड्डियां जो है वो ये कह लीजिए विरल हो जाती है, थोथी हो जाती है, मतलब उतनी सघनता नहीं रहती उनके अंदर। तो इवन जो आदमी है उनके अंदर भी उम्र के साथ साथ जो हड्डियां हैं वो रिलेटिवली उतनी सॉलिड नहीं रहती। तो ऐसे में हम ड्रिल करके ही एक पेज को लगाएं, ये बात ठीक नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ड्रिल किया बहुत पतली किसी एक उससे ड्रिल से, और फिर वो जो छेदा बना बारीक टाइप का, उसके अंदर आप उससे मोटा अगर सोचिए कि एक पेंच जो है टाइट कर दे, तो क्या होगा, हड्डी जो थी वो चारों तरफ फैलेगी, क्योंकि तो पहले से हम कह रहे हैं नरम थी। इसको आप इसका उदाहरण लेके समझ सकते हैं, वाटरमेलन है। वाटरमेलन में ठीक है बाहर तो सख्त है लेकिन भीतर तो बहुत नरम मटेरियल है। तो आप पतला सा सुराख किए, उसके बाद एक मोटा सा पेच उसमें टाइट किए, तो वो जो वाटरमेलन का जो मटेरियल है पेरीफ्री पे जाएगा कि नहीं, और पेरीफ्री पे जाके वो सख्त हो जाएगा। जैसे ड्राइंग वुड की अगर लकड़ी है, उसके अंदर आप बार बार ऐसे छोटा छेद करके पेच टाइट करते रहे, और बड़े डायमीटर का और बड़े मोटा, मतलब तो क्या होगा कि लकड़ी पेरीफ्री पे धक्का खा के जाएगी, तो लकड़ी चौड़ी भी हो जाएगी और सघन भी हो जाएगी चारों तरफ। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन एंड एक्सपेंशन। और क्या चिकित्सकों के लिए इम्प्लांट में करियर की क्या संभावना है आप देखते हैं? इम्प्लांट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी के रूप में उभरा है। हम ये कहें कि चिकित्सक क्या पाना चाहता है मरीज से और मरीज क्या पाना चाहता है चिकित्सक से, दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर चिकित्सक इसको सीख जाए तो इम्प्लांट काफी महंगा भी है, हालांकि मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो कॉस्ट को रीजनेबल रखें। रीजनेबल तो खुद डिसाइड करें कि क्या रेट हो, दूसरों को देख के ना डिसाइड करें। हर डॉक्टर जो है, और इम्प्लांट एक रीजनेबल कॉस्ट पे भी अगर लगाता है डॉक्टर, तो ही विल मेक गुड प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा मरीजों में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, लोगों को भी लाभ होगा, डॉक्टर का प्रैक्टिस जो है अगर उसको इम्प्लांट वगैरह आ जाता है तो बाकी के सारे कामों से जितना पैसा कमाएगा उससे ज्यादा इम्प्लांट से कमा सकता है। कमाई की ही बात करें या फिर मरीज की और दोनों के फायदे की बात करें, देयर शुड बी बैलेंस, दोनों के लिए फायदेमंद, दोनों के लिए फायदेमंद है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बीएचयू की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे 2003 से हूँ, यहीं का स्टूडेंट हूँ। मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से की है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। 23 साल से मैं यहाँ हूँ। जिस दिन मैं आया था मुश्किल से 3-4 कमरे थे, और मुझे तो ऑल इंडिया के थ्रू हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे इतना छोटा डिपार्टमेंट है। मगर भगवान की दया कुछ ऐसी हुई कि यहाँ पे इतनी बड़ी लैंड जो है, पंजाब सिंह साहब तो वाइस चांसलर थे, उनके टाइम पे यहाँ लैंड यूनिवर्सिटी को मिली। उस टाइम पे धीरे धीरे करके कुछ पैसा मिला, तो पुराने वाली ओपीडी की बिल्डिंग पे हमारा काफी सारे कमरे बन गए थे। फिर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, जिसमें लालजी सिंह साहब का बड़ा योगदान है। वो ना होते तो शायद इतनी बड़ी बिल्डिंग ही ना बनती। सेंटर का कांसेप्ट है डेंटल, नहीं ट्रॉमा सेंटर एक अलग बात है, डेंटल की बिल्डिंग का अप्रूवल अच्छा उन्होंने ट्रॉमा सेंटर से पहले हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जमीन भी डेंटल को सबसे पहली जहाँ जमीन, अच्छा इसमें बीपी सिंह सर जो थे उनका बड़ा योगदान है और उनको हम भूल नहीं सकते।
ठीक है, पहली बार ये बात कि बीडीएस शुरू हो सकता है, ये उनके मुंह से हमने सुनी। यहाँ पे जमीन मिल सकती है, बीडीएस कोर्स, यहाँ जमीन और ये बिल्डिंग बन सकती है। ठीक है, कौन बोला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो धीरे 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 करके इतना ग्रोथ हुआ। उस टाइम शायद हम लोग जितने मरीज एक हफ्ते में करते थे, अब डॉक्टर भी बहुत सारे टीचर हो गए हैं, स्टूडेंट एट ए टाइम जो है 200 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो एक एक मरीज भी करे तो कितने मरीज हो जाएंगे। और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है, लोग पब्लिकेशन कर रहे हैं, हम ही लोगों की टीम के कई पेटेंट हो चुके हैं, अच्छी जर्नल्स में पब्लिकेशन हुए हैं। और मरीजों का तो मतलब जितना, मतलब एटलीस्ट मैं समझता हूँ 10 गुना पेशेंट हम पहले के मुकाबले कर रहे हैं जी। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ पैदा हुई है और गवर्नमेंट से हम लोगों को काफ़ी ग्रांट्स भी मिली हैं, यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत हेल्प किया है और फर्दर इसको ग्रोथ की ज़रूरत है। डेंटल फैकल्टी में एक्चुअली 9 डिपार्टमेंट होने चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट, अभी डिपार्टमेंट नहीं है। इस कार्यशाला के माध्यम से आप प्रतिभागियों को और दंत चिकित्सा जगत को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेन संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंटल इम्प्लांट की जो ये मोडालिटी है, ट्रीटमेंट का जो तरीका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सीखें और अधिक से अधिक मरीजों तक जाए। और मैं डॉक्टरों को भी ये कहूँगा कि अगर हम 10 मरीज कर रहे हैं और उन 10 में से एक मरीज ऐसा है जो इलाज नहीं करवा सकता, तो सम हाउ उसको भी अकोमोडेट करें, क्योंकि जो आखिरी आदमी है उसका इलाज कौन करेगा? आर्थिक कारणों जिस भी कारण से, बूढ़ा आदमी है, गरीब है, औरत है, बच्चा है, तो 9 आदमी से प्रॉफिट ले रहे, 10वें का सम हाउ करें। तो इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी हेल्प करने की कोशिश कर रही है लोगों को, और वो लोग दूसरों के लिए सहारा।